आयुष्मान क्लासेस में मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुज गौतम और एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, प्रोनाउन। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इंग्लिश के जिसमें प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन न आते हों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से आप आज इसको वीडियो को देखेंगे और मैं बहुत ही डिटेल में इसको आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आपका बेस तैयार हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश में किसी भी एग्जाम में कभी भी मार नहीं खाओगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए अधिक देरी ना करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन को जानने से पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी नाउन टॉपिक पर, तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नाउन, हम जो भी देखते हैं वे सभी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो से आपके नाउन के जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए प्रोनाउन की बात करते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, अगर नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में हम लगातार करेंगे तो सेंटेंस की जो खूबसूरती होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम गोज टू स्कूल डेली। राम रोजाना स्कूल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे राम को लिख दें तो उसका जो नाउन है उसका रिपीटिशन हो जाएगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको ध्यान से एक बार और देखिए। राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो राम के लिए, राम एक नाउन है, राम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ही, जो कि एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से मैं अगला एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे रीना इज ए गुड गर्ल, शी रेस्पेक्ट्स द एल्डर्स। रीना एक अच्छी लड़की है। शी यानी वह, तो शी का प्रयोग रीना के लिए किया गया है, तो शी भी एक प्रोनाउन हुई। रीना एक अच्छी लड़की है, वह बड़ों का आदर करती है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूं इसका। जैसे द फार्मर्स हैव प्लाउड द फील्ड। ध्यान दे, किसानों ने अपना खेत जोत लिया है। दे आर गोइंग टू देयर होम्स, वे अपने घर जा रहे हैं। तो फार्मर्स ये नाउन हुआ। ये कौन सी नाउन है? आपको याद होगा, ये नाउन यानी ये कॉमन नाउन है। और दे, फार्मर्स के लिए क्या यूज किया गया है? दे, तो दे क्या हुआ? ये प्रोनाउन हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब इनके प्रकार की बात करते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो देखने के बाद में मैं वादा करता हूं आपसे कि प्रोनाउन के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप प्रोनाउन को देखते ही पहचान लोगे। और पहले भी मैंने दोहराई है कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जो बिना प्रोनाउन के, जिसमें क्वेश्चन बिना प्रोनाउन के आते हों। प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। इसमें मैंने बहुत मेहनत करके पूरी डिटेल आपको दी है प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इनके प्रकार की बात करते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउंस, 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नंबर 5 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, नंबर 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, 7 एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, नंबर 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस, नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउंस और नंबर 10 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। बहुत ही डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस, हिंदी में कहते हैं इनको
पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको इंग्लिश में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ध्यान से इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ध्यान से, अब इनके प्रकार की मैं बात करूं, ये 3 प्रकार के होते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, बात कहने वाला, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं। इसके बाद सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, बात को सुनने वाला यानी यू यानी आप। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर बात करते हैं, यानी जो सामने न हो उनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, दे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि वह एक अच्छा लड़का है। ध्यान देंगे, मैं तुमसे कहता हूं कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मैं यानी आई हुआ फर्स्ट पर्सन, तुमसे कहता हूं, तुम यानी सेकंड पर्सन, मैं तुमसे कहता हूं कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मैं और आप मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, यानी ही, तो ही हुआ थर्ड पर्सन। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और ही, शी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं पर्सनल प्रोनाउन को पहचानने में आप अब गलती नहीं करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई वी, यू और बाकी जो बच गए ही, शी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ध्यान दें, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, बिना प्रोनाउन पढ़े आप उनको हल नहीं कर सकते। तो ध्यान से आपको ये प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ना है। और एक बात और बताऊं आपको मैं, इंग्लिश के सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें बेसिक नहीं कराया जाता, वो डायरेक्ट जो अपर टॉपिक होते हैं यानी हाई स्टैंडर्ड टॉपिक होते हैं उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। तो हमारे देहात के कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली वगैरह में जाकर कोचिंग करते हैं और केवल वो बड़ा इंस्टीट्यूट देखकर चले जाते हैं, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कारण क्योंकि उनका बेसिक जो है वो कमज़ोर रहता है। तो बेसिक आप मजबूत करिए, आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आयुष्मान क्लासेस से जुड़ने के बाद लगातार आप वीडियोस आप जब देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आप कर लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए ये एक नज़र इस टेबल पर भी डाल देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ध्यान दें आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें, ये ऊपर आपको लिखा हुआ है केस यानी कारक। इसमें नंबर 1 नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। जितने भी इस साइड में ये सब्जेक्ट दिए गए हैं ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, और ये सब प्रोनाउन है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। आई और वी, मान लीजिए जैसे कोई कैप्टन होता है और उसकी एक टीम होती है, इसी तरह इनको आप एक कैप्टन के रूप में जानेंगे, और इनके सामने जो भी ये वर्ड आप देख रहे हैं ये सब इनकी टीम के सदस्य हैं। तो ये जानना जरूरी है। जैसे आई के लिए अपने की जो अंग्रेजी होती है वो माई होती है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है इसका वो माइन होता है। ऑब्जेक्टिव केस मी, और रिफ्लेक्सिव केस जो होता है इसका माई सेल्फ होता है। ये इस टॉपिक को जब आप पूरा देख लेंगे इस वीडियो को, तो ये टेबल आपकी समझ में आ जाएगी। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसे आप हमेशा याद रखें अगर प्रोनाउन आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। चलिए, जैसे आई मी, आई माई, माइन, मी, माई सेल्फ। जैसे कोई सेंटेंस मैं आपको बताऊं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो उसके लिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने की अंग्रेजी क्या लगाए। तो ऐसी स्थिति में आप आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई लगाएंगे। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, वी आर डूइंग अवर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क। इसी तरीके से इट के लिए अपने की अंग्रेजी इट्स होती है, और इट का प्रयोग मैं आपको अलग से बताऊंगा,
अभी थोड़ी सी जानकारी दे दूं इट के बारे में। इट को डमी इट कहा जाता है। मौसम से संबंधित, समय से संबंधित और निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ही के लिए अपने के अंग्रेजी हिज लगाते हैं, लेकिन जो भी पुल्लिंग होते हैं यानी मैस्कुलिन जेंडर होते हैं सभी के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रोहित अपना कार्य कर रहा है, तो रोहित के लिए अपने की अंग्रेजी हिज ही लगेगी क्योंकि रोहित एक मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरीके से रीना अपना कार्य कर रही है, तो रीना इज डूइंग हर वर्क। तो ध्यान देंगे इन दोनों में केवल ही और शी के लिए ही अपने की अंग्रेजी हिज और हर नहीं होती। फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर उन दोनों के लिए भी हिज और हर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आपकी समझ में आ गई होगी। और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी बात करेंगे जब हम पैसिव वॉइस का टॉपिक हम पढ़ेंगे। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन आप देख रहे हैं, इसी टॉपिक में हम इसको क्लियर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, पॉजेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकार सूचक सर्वनाम। ध्यान दें, इसका जो हेडिंग है उसको आप ध्यान से देखें, इसी में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, इसका अर्थ छिपा हुआ है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी चीज पर हम अपना अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, वह मेरा भाई है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर जब हम अपना अधिकार प्रकट करने के लिए जिन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं उनको हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल ध्यान से देखेंगे आप, माइन, हर्स, ऑर्स, देयर्स, योर्स। तो आपके मन में होगा कि इनके लास्ट में जैसे एस ये जुड़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? चलिए मैं बताता हूं आपको। ये इसलिए है क्योंकि एस का मीनिंग है कि इनके साथ नाउन ऑलरेडी जुड़ी हुई है, यानी वो इनबिल्ट है। इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि इनमें नाउन पहले से ही जुड़ी रहती है। मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे माइन मीन्स होता है मेरा। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, इसको हम तोड़ दे, तो ये माई प्लस नाउन यानी मेरा, और जो साथ में जो नाउन दी जाएगी उसकी हम यहां पे बात करेंगे। इसी तरह हर्स, हर नाउन, ऑर्स, आवर प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उनको आप ध्यान से देखेंगे, आपकी समझ में ये पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार एग्जांपल। जैसे हिज हाउस इज नॉट सो लार्ज एज माई। ध्यान देंगे, उसका घर इज नॉट सो लार्ज, उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जो ये माई है वो प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बाद हमेशा नाउन आती है, लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद कभी भी नाउन नहीं आती है, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, इसका जो करेक्ट फॉर्म है अब हम उसको देखेंगे। जैसे हिज हाउस इज नॉट सो लार्ज एज माइन, उसका घर उतना बड़ा नहीं है एज माइन जितना कि मेरा घर। समझ में आ गया होगा आपकी अच्छे तरीके से। तो माइन में नाउन छिपी हुई है ऑलरेडी, इससे वो अटैच है। एक और एग्जांपल, दिस इज द सेम पेन एज योर, यह वही पेन है जैसा कि मेरा पेन। तो ये भी गलत सेंटेंस है। मैंने बताया आपको योर भी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, न कि पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस इज द सेम पेन एज योर्स, यह वही पेन है जैसा कि तुम्हारा पेन। तो उम्मीद करता हूं कि पॉजेसिव प्रोनाउन अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। माइन, हर्स, ऑर्स, देयर्स, योर्स, ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या डेफिनिट प्रोनाउंस, संकेतवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, इनको हम कहते हैं संकेतवाचक। ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशन पर, वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या स्थान, वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। ध्यान दे, जैसे हम इशारा करते हैं किसी चीज के लिए कि वह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे आराम से।
इसके एक और डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ध्यान दीजिए और इस चित्र आप देखिए, ये पॉइंट, ये इशारा किया जा रहा है दिस इज ए बॉय, कि यह एक लड़का है। इसके बाद एग्जांपल है दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। ध्यान दे, दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जबकि दीज, दिस का प्लूरल है, ये बहुत सारे लड़के हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपकी। इन प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और एग्जांपल आप देखिए, दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। और एक डिफरेंस और मैं आपको बता दूं कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और दी जिसका प्लूरल हुआ, इन दोनों का प्रयोग नजदीकी के लिए किया जाता है, जबकि दैट और दोज का प्रयोग दूरी बताने के लिए, यानी जो अपने से कोई चीज दूर होती है उसकी ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। तो दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का दोज। एक छोटा सा मैं प्रयोग और आपको बता दूं इनके बारे में। देखिए, दिस मीन्स होता है यह है, तो दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसी तरह दैट मीन्स होता है वह, इसका प्रयोग भी हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। जैसे दिस इज ए बॉय, दिस इज ए चेयर, दैट इज ए बॉय, दैट इज ए चेयर। इसी तरीके से आप इनके जो प्लूरल फॉर्म है, यानी दीज मीन्स यानी ये, और दोज मीन्स वे, इनका प्रयोग भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी वितरणवाचक या विभाग सूचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने जो भी क्लासेस आपकी ली है, ये जो भी टॉपिक्स आपको कराए हैं, जो भी कंसेप्ट आपको कराए हैं, चाहे उसमें सेंटेंस हो या फिर नाउन हो या फिर ये प्रोनाउन चल रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा आपकी। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनमें जरूर आप इसको शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इन वीडियोस के माध्यम से वो अच्छी ग्रामर सीख सके। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे ईच यानी प्रत्येक, आइदर, आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, या तो, नाइदर ना तो, यानी दो में से कोई भी नहीं। आप एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया, जैसे ये एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, तो ईच को अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि ये प्रोनाउन किस प्रकार का है, किस टाइप का है, तो आपको आंसर होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, यानी लड़कों में से प्रत्येक, यानी हर एक बच्चा, हर एक लड़का खेल रहा है। उसी तरीके से जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, आइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से किसी एक ने यह कार्य किया है। ध्यान दें, डेफिनेशन में भी बताया गया है कि एक समय में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, दोनों लड़कों में से किसी ने भी यह कार्य नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। और बता दूं आपको, आपके मन में भी प्रश्न होगा कि सर कॉपी पे करा रहे हैं, कॉपी पे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जल्दी ही बोर्ड की व्यवस्था भी हो जाएगी और जितने आगे के टॉपिक होंगे मैं बोर्ड पर आपको कराऊंगा। लेकिन जितना भी बेसिक है वो सभी इसी तरीके से मैं नोट्स बनाकर आपके सामने मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो बस उम्मीद करता हूं कि आप सीखिए, ग्रामर की सही नॉलेज आप गेन करिए, अपना टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी मत करें इधर उधर जाकर। जहां से भी अच्छा आपको सीखने को मिले, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आयुष्मान क्लासेस से ही सीखे, जहां से भी आपको अच्छा सीखने को मिले आप सीखिए। चलिए
एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं, जैसे वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो, हम या तो आज या फिर कल जा सकते हैं, तो दो में से कोई एक। तो उम्मीद करता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। एक वर्ड एवरी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जब मैं एडजेक्टिव टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा तब इसके प्रयोग के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी परस्पर संबंध सूचक या परस्पर सूचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन्स के बीच परस्पर यानी एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउंस को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ईच अदर, इनका मीनिंग होता है ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इनका अर्थ होता है हिंदी में यानी आपस में या एक दूसरे से। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं। लास्ट ईयर एयरफोर्स के एग्जाम में भी ईच अदर और वन अनदर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और टैट के एग्जाम में भी बहुत कई बार ये आ चुके हैं। चलिए इनका एग्जांपल एक बार आप देख लेते हैं। पहले इनका मीनिंग आप समझ ले। ईच अदर मीन्स होता है दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियां वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल को देखकर आप अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा टू ब्रदर्स लव वन अनदर, तो आप ध्यान देंगे कि दो के लिए तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है बॉयज आर फाइटिंग विद वन अनदर। अब ध्यान दें बॉयज, यहां पे कोई संख्या ज्ञात नहीं है। जैसे ऊपर टू था कि ये निश्चित है कि दो ही भाई हैं, लेकिन बॉयज पता नहीं दो से अधिक हैं, यानी दो से अधिक हैं तभी उनके लिए बॉयज लगाया गया है, और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए वन अनदर का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम में आपको ईच अदर देकर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर की बात करते हैं। नंबर 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी स्वयं सूचक या निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग स्वयं या अपने आप के लिए किया जाता है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ। शुरू में मैंने आपको एक टेबल केस वाली एक टेबल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, उसको आप एक बार देख लेंगे। ये आई का रूप है, ये ही का रूप है, ये यू का रूप है, ये इट का रूप है और ये शी का है। इसी तरह अन्य जो सब्जेक्ट बच गए उनके भी रूप हैं। चलिए इनके बारे में इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है, वो है कि वाक्य में इनका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है। ध्यान दीजिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप ही करूंगा। तो देखिए माई सेल्फ की जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद है। इसी तरीके से यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसको अपने आप कर सकते हो। तो डू यानी ये मेन वर्ब हुई और उसके बाद ये योर सेल्फ का यूज हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। शी इज डूइंग दिस वर्क, वह इस कार्य को अपने आप कर रही है। तो हर सेल्फ का जो यूज हुआ है वो शी के लिए हुआ है, यू के लिए योर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ। तो इनकी जो पोजीशन है वो मेन वर्ब के बाद है। तो उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले भी जितने प्रकार मैंने आपको बताए हैं वो भी आपके याद हो गए होंगे, उनको पहचानने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 यानी एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, यानी दबाव सूचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और अब है एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है लेकिन एक अंतर भी है। अगर ध्यान से आप
पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता पर एक प्रेशर यानी दबाव या जोर डालने के लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउंस को हम दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिए थे। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर क्या है, चलिए देख लेते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, और जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। बस यही इनमें अंतर है। चलिए एक बार इस अंतर को हम एक बार कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से भी उनके थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे एक साइड में लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरी साइड में एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप करता हूं, तो माई सेल्फ की जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद है, इसका मतलब हुआ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन सामने देखिए आप, आई माई सेल्फ डू इट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी कर्ता पर एक दबाव है। हिंदी में अर्थ देख लीजिए एक बार आप, आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूं। इसमें कोई, इस सेंटेंस पर, इस बात में कोई भी कर्ता पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। लेकिन इसे आप देखिए, आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं ही करता हूं, यानी अपने आप ही करता हूं। जो ही है ये एक जोर डाल रहा है, एक दबाव है कर्ता पर, मैं इसे अपने आप ही करता हूं। तो यही इन दोनों में अंतर है, एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग में। उम्मीद करता हूं कि इनको पहचानने में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो ये था एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। चलिए चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन की बात करते हैं, वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं आप जिनके बारे में, जिनकी संख्या के बारे में हमें नहीं पता, जो अनिश्चित हैं, उनके लिए जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है उनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल, ध्यान दीजिए इन वर्ड्स को, आप ध्यान से देखिए। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, अनदर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें अनिश्चितता यानी इनडेफिनिट का बोध कराते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात शेयर कर रहा हूं आपसे मैं, नोट्स बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए बनाए हैं, और बहुत टाइम लगता है इनको लिखने में अलग अलग कलर से, ताकि आप अच्छे तरीके से आपकी ये चीज़ समझ में आ सके। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा टाइम निकालें वीडियोस के लिए। निश्चित रूप से आप इम्प्रूव फील करोगे अपने ग्रामर स्किल्स में, और आपने महसूस किया भी होगा। चलिए आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, एवरीबडी यानी हर एक अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। तो ये बात सभी पर लागू होती है, इसमें कोई किसी 1, 2, 3, 4 किसी का नाम नहीं दिया गया है। तो एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। इसी तरह समवन हैड स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अननोन पर्सन है, नहीं पता, उसके बारे में हम नहीं जानते, तो इनडेफिनिट हुआ। नो वन कैन सी द विंड, हवा को कोई नहीं देख सकता है, तो इसमें भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। और इसी तरीके से कैन एनीवन डू इट, क्या कोई इसको कर सकता है। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं सभी इनडेफिनिट हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपके क्लियर हो गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नंबर 9 यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने पहले भी बताया आपको, हेडिंग को ध्यान से आप देख लीजिए, हेडिंग में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, यानी वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउंस को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे हु, हुम, हुज और विच, ये
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और इसके अलावा भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इनके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। जैसे हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो मैं आपको कह सकता हूं राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने में किया जाता है। इसके बाद हुम, यानी इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने में किया जाता है। जैसे हुम हैव यू टॉट, आपने किसे पढ़ाया है, आपने किसे पढ़ाया है, तो किसे जो होगा वो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, यानी हमने इसमें हुम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका हुज, इसका प्रयोग ऑनर मालिक या मालिक का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हुज बुक इज दिस, की है किताब किसकी है, इसका ऑनर कौन है। इसी तरीके से जैसे विच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से किसी का चुनाव करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे विच इज योर बुक इन दिस लाइब्रेरी, इस पुस्तकालय में तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो ये चुनाव करने के लिए हम विच का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर आदि, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 10, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान से इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे। संबंधवाचक यानी वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है, या कहें कि फिर जिनका प्रयोग वाक्य में पहले आए हुए नाउन के लिए किया जाता है, ऐसी प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एक डेफिनेशन और है, जैसे जिनका प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इनके बारे में आप देख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। जैसे हु, अभी मैंने आपको बताया कि हु, विच, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर इनकी पोजीशन, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे हु मीन्स जो होता है, विच मीन्स जो होता है। आपके मन में सवाल आएगा, अभी हु का प्रयोग तो हमने सब्जेक्ट का पता करने के लिए किया, विच का प्रयोग चुनाव करने के लिए किया। तो मैं आपको बता दूं कि हु या विच या दैट अगर वाक्य के बीच में मिलते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाते, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु मीन्स जो, तो हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुएं और पशु पक्षियों के लिए किया जाता है। इसी तरह दैट, ये ऑल इंडिया परमिट है इसका, तो इसका प्रयोग आप सभी के लिए कर सकते हैं, यानी पशुओं के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं, निर्जीव सजीव सभी के लिए आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ये नंबर लास्ट चल रहा है, मैं आपको बता दूं नंबर लास्ट। इससे पहले मैंने आपको 9 प्रोनाउंस क्लियर कराए, उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज के तौर पर कुछ प्रोनाउंस आपको दूंगा, उनका क्लासिफिकेशन आप करेंगे पेज पर। और ये भी मैं विश्वास करता हूं कि जो टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाया उनको आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप जब मेहनत करके नोट्स आप बनाएंगे, लिखते लिखते ये सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी और ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होंगी। चलिए कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि इनका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। जैसे आई सा एन ओल्ड मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो अंधा था। तो ये नाउन हुई। मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में कोई नाउन पहले से आई हुई है तो उसके लिए हम उसको रिपीट न करना पड़े, उसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, तो मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो अंधा था, तो व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड भी बहुत सारे एरर के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताऊं मैं, जैसे आई सा एन ओल्ड मैन विच वाज ब्लाइंड, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुएं और पशु पक्षियों के लिए किया जाता है। चलिए अगला एग्जांपल आप देख लेते हैं। जैसे आई हैड ए मोबाइल विच वाज कॉस्टली, मेरे पास एक मोबाइल था जो बहुत महंगा था, यानी विच का प्रयोग मोबाइल के लिए किया गया। मोबाइल एक निर्जीव
आर्टिकल है, निर्जीव वस्तु है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे आपके एग्जाम्पल दोनों। और देख लीजिए, आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने इसको दैट लगा के भी यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दिया है। आई सा एन ओल्ड मैन, दैट भी लगा सकते हैं और हु भी लगा सकते हैं, क्योंकि दैट हैज़ ए परमिट, दैट के पास एक परमिट है, वो सजीव निर्जीव दोनों के लिए हम कर सकते हैं। जैसे आई हैड ए मोबाइल दैट वाज कॉस्टली विच वाज कॉस्टली। तो उम्मीद करता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक इंग्लिश की जो नॉलेज है, सही नॉलेज है, आपसे मैं शेयर कर सकूं, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका बजट नहीं है कोचिंग करने का, ऐसे मेरे भाई जो इधर उधर भटकते रहते हैं और इंग्लिश का हौवा बना हुआ है उनके मन में कि इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा ये चैनल है। वो इससे जुड़कर बहुत आसानी से घर बैठकर, बस थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको सफल होना है तो टाइम तो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट फील करोगे। टॉपिक ख़त्म करने से पहले कुछ एग्जाम्पल इसके और मैं आपको बता दूं, जैसे इनके अलावा व्हाट, whom, why और रिलेटिव, ये भी सभी रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोनाउन का टॉपिक आपका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इनको आप एक्सरसाइज के तौर पर करेंगे और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे इनके आंसर के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको फील हुई है, अपने आप में आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक और शेयर, आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच ये वीडियो वायरल हो जाए, जिससे बच्चे प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन का पालन करिए। चलिए बाय।